नमस्कार। आइए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पुराने जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो अपनी कहानी, अपनी पहचान आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे छोड़ जाते थे। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना। कहाँ एक छोटा सा सिक्का जो न जाने कितने ही हाथों से गुजरा होगा, और कहाँ एक पहाड़ जैसा विशाल मंदिर जो सदियों से एक ही जगह पर खड़ा है। दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? इन दोनों में एक बहुत गहरी बात कॉमन है। ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, ये असल में सोचे समझे संदेश हैं जो ताकत, विश्वास और पहचान की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उन चीजों से जो सबसे सीधी थी, सबसे पर्सनल थी। वो चीजें जिन्हें उस जमाने के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छू सकते थे, महसूस कर सकते थे। और यही एंट्री होती है इंडो ग्रीक शासकों के। उन्होंने जो किया वो सिक्कों की दुनिया में एक तरह की क्रांति थी। उनके आने के बाद सिक्का अब सिर्फ पैसा नहीं था, वो राजा की पहचान का एक चलता फिरता बिलबोर्ड बन गया था। मतलब उन्होंने सिक्कों को पर्सनल बना दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों की जेब में जो सिक्का था उस पर उनके राजा का चेहरा था, उसका नाम और उसकी उपाधि थी। जरा सोचिए, उस जमाने में जब कोई टीवी, अखबार या इंटरनेट नहीं था, ये प्रचार का कितना जबरदस्त तरीका रहा होगा। हर बार जब कोई सिक्का हाथ बदलता तो ये याद दिलाता था कि असली शासक कौन है। अब देखिए, सिक्का तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन वो छोटा होता है। अगर किसी राजा को एक बड़ा दमदार मैसेज देना हो जो सदियों तक चले, तो उसे कुछ बड़ा चाहिए था। और पत्थर से ज्यादा परमानेंट भला क्या हो सकता है। और यही हम बात करते हैं रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख की। ये सिर्फ पत्थरों पर लिखी कुछ बातें नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। सोचिए, पहली बार शुद्ध संस्कृत में, वो भी एकदम काव्यात्मक स्टाइल में, एक राजा अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहा है। ये पावर और कल्चर का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। तो सिक्के और शिलालेख तो हो गए राजा की पर्सनल ब्रांडिंग। अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन शासकों का कल्चर पर क्या असर पड़ा। और इसके लिए कुषाण काल से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है, जब भारत आर्ट का एक मेल्टिंग पॉट बन गया था। ये स्लाइड इस टकराव को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है गांधार स्कूल, जिस पर ग्रीको रोमन असर साफ दिखता है। यहाँ बुद्ध के रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाए गए। और दूसरी तरफ है मथुरा स्कूल, जो पूरी तरह से भारतीय था। और यहीं हमें बुद्ध की वो आध्यात्मिक छवियां मिलती हैं जिनसे हम ज्यादा परिचित हैं। एक ही भगवान, लेकिन दो बिल्कुल अलग नजरिए। ये दिखाता है कि उस दौर में कल्चरल एक्सचेंज कितना जबरदस्त था। तो सिक्कों से शुरू होकर हम कला तक पहुंचे, और अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, सबसे बड़े, सबसे भव्य और सबसे टिकाऊ स्टेटमेंट्स पर, यानी मंदिर। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पूजा की जगहें नहीं थीं, ये आसमान छूती हुई ताकत के प्रतीक थे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 85। जी हाँ, 85। इतने मंदिर बनवाए थे चंदेल वंश ने खजुराहो में। इससे आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि उनकी सोच, उनकी महत्वाकांक्षा का स्केल क्या रहा होगा। ये वाकई में अविश्वसनीय है। और बात सिर्फ गिनती की नहीं है, ये मंदिर आर्किटेक्चर के भी बेजोड़ नमूने हैं। खजुराहों का हर एक पत्थर नागर स्टाइल की बारीकियों को बयां करता है। ये चंदेलों की ताकत और उनकी कला की समझ का एक जिंदा सबूत है, जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। अब जरा इस लाइन को फिर से सुनिए। दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक, यानी एक ही पत्थर से बनी संरचना। इसका मतलब है एक पूरा का पूरा ढांचा जिसे एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया हो। सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना। तो ये है वो अजूबा, एलोरा का कैलाश मंदिर। इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कमाल की बात यह है कि इसे नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट काट कर बनाया गया। ये इंसानी इंजीनियरिंग और आस्था का वो सबूत है जिसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। राष्ट्रकूटों की शक्ति का एक ऐसा निशान जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये कनेक्शन है। ये महान मंदिर अचानक से नहीं बन गए, इनके पीछे बड़े बड़े राजवंश थे। खजुराहों के पीछे चंदेल, कोणार्क सूर्य मंदिर के पीछे गंग वंश के नरसिंहदेव प्रथम, और एलोरा की चट्टानों को तराशने वाले राष्ट्रकूट। हर एक ने अपनी विरासत को पत्थर में अमर कर दिया। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है?
तस्वीर ये है कि प्राचीन शासकों के पास समय को पार करने के लिए, अपनी कहानी को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। हमने ये सफर कहाँ से शुरू किया था? जेब में रखे एक छोटे से सिक्के से, जिस पर राजा का चेहरा था, और हम पहुंचे आसमान छूते मंदिरों तक। हर एक कदम अपनी विरासत को और बड़ा और पक्का बनाने का एक तरीका था। ये सब इसलिए ताकि उन्हें और उनके वंश को कोई कभी भूल ना पाए। और यहीं पर एक सवाल हमारे लिए भी खड़ा होता है। सोचिए, आज से हजारों साल बाद जब कोई हमारे दौर को देखेगा तो उसे क्या सुराग मिलेंगे? हमारे आज के सिक्के, हमारी इमारतें, हमारा डिजिटल आर्ट, वो सब मिलकर हमारी क्या कहानी सुनाएंगे? ये एक सवाल है जिसके बारे में सोचना तो बनता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।